शुरू करें। बाबा जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, किन मुख्य बिंदुओं पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस वार्ता है, उस पर आप अपनी बात रखना चाहते हैं? देखिए, आप सभी साथियों का मैं ससम्मान स्वागत करता हूं। जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करने का मकसद है, उसके कई कारण हैं, जिनमें हमारे साथी राजवीर बोस जी और साथी हमारे बोलेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस देश में सिवाय बेईमानी, भ्रष्टाचार और बदमाशी के अलावा कुछ नहीं चल रहा। और जो ये हमारा देश है, ये सिर्फ बेईमान और भ्रष्ट लोगों की संख्या यहाँ सबसे ज़्यादा है। इसी वजह से इस देश में यदि ईमानदारी बरती होती या ईमानदारी के साथ क्या काम किया होता, तो आज हमारी ये दशा नहीं होती। ये लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के साथ जो वायदे किए थे, उन सबको ये मुकर गए। और आज हालत ये बन गई है कि जो बातें तय थी, उनका 5% भी ये लोग फॉलो नहीं कर रहे। और सब लोग जो उस समय के थे, जो बाबा साहब के ज़माने में जब उनके साथ एग्रीमेंट हुआ, जो बातें समय समय पर तय हुई, ये कोई भी पूरी नहीं कर पाया। वायदा उस समय किया, लेकिन आज सबके सब ये लोग मुकर गए हैं। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत पड़ रही है कि पूरा देश ईवीएम के खिलाफ है। पूरा देश चाहता है बैलेट पेपर से चुनाव प्रक्रिया होनी चाहिए, लेकिन सरकारें हैं वो बैकफुट पर नहीं आ रही हैं। आप लोगों ने 2 अप्रैल का आंदोलन किया और भी बहुत सारे आंदोलन किए। आरक्षण बचाओ आपने आंदोलन किया, बहुत सारी जगह पर सरकार बैकफुट में आई है। ईवीएम पे ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? दबाव नहीं बना पा रहे आप लोग? देखिए, ईवीएम पर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ईवीएम उनकी जान है। यदि ईवीएम को हटवा दिया जाए, हटा ले वो, तो उनकी जान ही निकल जाएगी। वो रहेंगे कहाँ? क्या करेंगे? ईवीएम से ही वो जीतने वाले हैं। नहीं तो उनको शर्म लगनी चाहिए सरकार को या उनके इलेक्शन चुनाव आयोग को कि भाई जो हम लोग फैसला ले रहे हैं और जनता की मांग 1 की नहीं, 2 की नहीं, 10 की नहीं, पूरा देश ये चाह रहा है कि ये ईवीएम हटे। क्योंकि सब लोग ये बता चुके कि इस देश में ही नहीं, जो बाहर विदेशों में ईवीएम लगी हुई थी, जिन जिन देशों में थी, सब देशों ने इस पे शक जाहिर किया। और शक जाहिर नहीं हुआ, वहाँ के अदालतों में भी गए मामले, उन्होंने भी कहा कि नहीं, ये प्रॉपर चुनाव का तरीका नहीं है, आप बैलेट से ही प्रॉपर चुनाव कराइए। इवन अमेरिका तक में जो चुनाव होते हैं वो बैलेट पेपर पे आ गए। जर्मन हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, सभी कंट्रीज़ में ये हो गया है कि सब बैलेट पे कराएंगे। ईवीएम भरोसे लायक हमारी मशीन नहीं है। इसमें जो सॉफ्टवेयर है वो वैसे कैसे भी डाला जा सकता है, किस तरह का बनाया जा सकता है, उस तरह का बनवा के डलते हैं। एक रहा इनका ये बार बार ये दिखा देते हैं कि देखिए उस स्टेट में इनकी सरकार बन गई। तो इन लोगों की जो नज़र है वो केंद्र में रहती है कि जो केंद्र में सरकार बने वो इनकी बने। स्टेटों में थोड़ा बहुत इधर उधर करते रहें तो वो चली जाए। वो भी कोशिश की इन्होंने, एक बार नहीं अनेक बार, अनेक राज्यों में ये कोशिश की कि स्टेटों में तोड़ फोड़ करके इन्होंने अपनी सरकार बनाई। तो ये तो बेईमान भ्रष्ट लोग हैं। और ये भ्रष्टों की सबसे बड़ी सरकार जो आई है, भ्रष्टों की आई है। सबसे बड़े झूठे जो आदमी हैं, इसमें सबसे ज़्यादा भरे पड़े हैं। तो मैं तो एक से प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक का ये बता दूं कि सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ नहीं। एक अंधविश्वास, पाखंडवाद इतना ज़्यादा है। दिक्कत ये आ रही है कि हमारे जो समाज के लोग हैं, जो दलित पिछड़े लोग हैं, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, वो भी इस बात को नहीं समझ पा रहे कि भाई वो ये हालात क्यों हो रहे हैं देश के। दिक्कत ये हो गई है कि इस देश को अनपढ़ रखा जा रहा है, जानबूझ के रखा जा रहा है। और मेरा ये मानना है कि 70% लोगों को वोट का ही नहीं पता, वोट क्या होती है, किसको डाली जाती है, क्यों डाली जाती है, कारण क्या है, हमें किसके साथ जाना चाहिए, क्योंकि उनको बेचारे को एजुकेशन ही नहीं है। अब ये लोग जितने भी RSS के वोट डलवाते हैं, वोट डलवाने जाते हैं, वहाँ पूरा प्रचार प्रसार करते हैं। वो पूछते हैं भाई किसको वोट दोगे? अच्छा, कांग्रेस को दोगे?
हाँ बढ़िया है, बढ़िया, ठीक है, अच्छी है, पर आपको पता है वो कहाँ लगानी है वोट? कि जी कहाँ लगानी है, कि कमल पे लगानी है। आप वहाँ तो ये तो पता नहीं लगेगा कांग्रेस क्या है, आपने कमल पे वोट डाल दिए। अब वे लोग बेचारे जितने अनपढ़ हैं, जिनको कुछ पता नहीं है कि भाई चुनाव चिन्ह क्या होता है, वोट कहाँ किसको डालनी है, वो सब लोग जा करके और वहाँ पर कमल के ऊपर वोट बाहर के आते हैं, कहते कांग्रेस को है या लोकल पार्टी कोई भी हो उसका नाम लेते हैं, लेकिन वोट वहाँ डाला। तो इतनी अज्ञानता हमारे समाज में है, दलितों में, पिछड़ों में, अगलियत के लोगों में है, जिनको कुछ मालूम ही नहीं है, पढ़ने लिखने दे नहीं रहे। पढ़ने लिखने का भी इतना बुरा हाल कर दिया इन्होंने जिसका कोई हिसाब नहीं। अब चुनाव का ये जो बैलेट का था, अब भाई ये वो था, मैंने तो कहा था, मैं तो इस मत का था, मैंने कई बार कहा भी है कि भाई वोटिंग मशीन तुम नहीं बदल सकते। मुझको मालूम है 1 लाख आदमी का भी कत्ल हो जाए इस देश में, मर्डर कर दिया जाए, आंदोलन में मर जाए, फिर भी नहीं बदलेंगे, ये मशीन नहीं बदलेंगे ये। तो मैंने कहा चलो मशीन नहीं बदलो भाई, जिनका विश्वास है मशीन में वो मशीन से वोट डाल दो, बाकी बैलेट पेपर रख दो। दोनों तरह की व्यवस्था वहाँ पर कर दी जाए तो बुरा क्या है। जो लोगों को ये विश्वास नहीं है कि हमारा वोट कहाँ जा रहा है, तो गलत जा रहा है, हम डालते कहीं है जाता कहीं है, या हेरा फेरी हो जाती है। एक दूसरा सबसे बड़ा ये है कि जो आदमी वोट डाल रहा है उसको ये विश्वास होना चाहिए कि जहाँ मैंने वोट डाला वहीं जाए। ये विश्वास नहीं है, और ये सारा खेल है विश्वास का। यदि सरकार हमें विश्वास में लेकर के ये फैसला नहीं कर सकती कि मेरे लोग, मेरे देश के लोग, मेरी जनता विश्वास के साथ चले, तो कैसे देश चलेगा। बाबूजी, सरकारें लगातार निजीकरण कर रही हैं, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन निजीकरण के चलते सरकारी नौकरियां तो है नहीं। तो क्या आपको नहीं लगता कि SC/ST के बच्चों को व्यापार की तरफ जाना चाहिए, या जो निजीकरण कर रहे हैं उसमें भी प्रतिनिधित्व का अधिकार उनको मिलना चाहिए? देखिए, मैं 40 साल से प्रयास कर रहा हूँ। हम लोगों का रोजगार, जो हमारे धंधे थे, इतना बड़ा धंधा था कि जो देश चल रहा था, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत बढ़िया, जैसे आगे जब जमाना आ रहा था उस हिसाब से देख करके हम बहुत लोग आगे बढ़ सकते थे। लेकिन हमारे लोगों ने गलती क्या की, जो अपना व्यापार, तो ये गंदा व्यापार है, ये चमड़े का व्यापार है, नहीं तो A to Z जितना काम भी चमड़े का था, बनाने का था, सारा ये दलितों के हाथ में था, और स्पेशली जाटव चमार के हाथ में था मुख्यतया। और इस देश में यदि समृद्ध आदमी रहा है तो जाटव चमार ही रहा है ज़्यादातर। दूसरे भी लोग रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर ये रहे। फिर इनके ऊपर कहते हैं कि भाई ये आगे बढ़ गए। बढ़ तो इसलिए गए, इनके हाथ में पहले से ही व्यापार धंधा काम था, और सारे जितने व्यापार लगते थे, आपने देखा होगा, कभी हापुड़ में मेल वो लग रहा है, बाजार लग रहा है चमड़े का, कभी सराय लोहारा में लग रहा था बाजार, सब जगह लगते थे, बड़े बड़े बाजार लगते थे। वहाँ से सब लोग लाते थे, माल लेके वहाँ जाते थे, बेच के नया माल वहाँ से अपना खरीद के रॉ मटेरियल वहाँ से लाते थे। तो व्यापार था। लोगों ने मेरे जैसा, मैं 1 लाख क्या मायने रखता हूँ, लेकिन फिर भी हम जैसे लोगों ने बहुत कोशिश की कि भाई ये काम धंधा छोड़ रहे हो, गंदा दिखाई दे रहा है, तो आप दूसरे व्यापार में घुसो। लेकिन ये हाथ से छूटता गया। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज और बड़े बड़े लोग, लालाओं ने, ब्राह्मणों ने ये सब धंधा ये जो अपना लिया, तो इसका बुरापन चला गया। और हम कर्म के आधार पे तो आज लालाओं ने, सरदारों ने चमड़े के काम को, व्यवसाय को ले रखा है, लेकिन वो अपने नाम के साथ चमार नहीं जोड़ते। वो उनको जोड़ने की जरूरत क्या है, ये तो चमार के साथ चमड़ा जुड़ा हुआ था। अब वो चमार से तो उन्होंने छीन के अपने उसमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्री फैक्ट्री में इसको अपना लिया। नहीं तो तब हमारे लोग ज़्यादातर जूतियाँ बनाते थे। जुत्ती बनाओ या जूता पहनो, उससे क्या फर्क पड़ रहा था, जूता भी वही काम करता था। मतलब जानबूझकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि षड्यंत्र करके, कार्य को गलत बता के, बुरा बता के या नीच बता के, हाँ, एक काम छीन लिया आप लोगों से। इसलिए छीन लिया कि उसमें हमारी जो संपन्नता थी, फाइनेंशियली हम लोग जो साउंड होते जा रहे थे, वो छीननी थी। और वो लोग लगे हुए हैं, एक ग्रुप लगा हुआ है इस बात के लिए कि इनको उभरने नहीं देना है। तो आज जो लड़ाई चल रही है हमारी 2 तरह की चल रही है। अम्बेडकरवादी बाबा साहब को मानने वाले लोग वो ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर जाने की, हम लोगों का संपन्नता हमारे समाज में आए, ऊपर बढ़ने। और दूसरा समाज इस ताकत लगा रहा है, डबल ताकत लगा रहा है कि इनको दबाया जाए, इनके हाथ से जितने रोजगार धंधे हैं वो सब छीन लिए जाएं।
और वो अपने कामयाब है, और हमारे लोग ये समझ नहीं पा रहे ये कॉन्स्पिरेसी हो क्या रही है। उस कॉन्स्पिरेसी का ही आज ये हालत होती जा रही है कि हमारे लोग सड़कों पर हैं, बेरोजगार हैं, और कोई धंधा नहीं है, ये धंधा छोड़ दिया। और सबसे बड़ा दुख मुझे इस बात का होता है कि जो इस देश का सबसे समृद्ध समाज था, जाटव चमार, उसके लड़के छोटा धंधा करने रहे, बड़ा मिल नहीं रहा, कहीं से कोई फैसिलिटी नहीं। स्कीमें, शिक्षा इतनी महंगी है, नई शिक्षा प्रणाली जो अब लाने जा रहे हैं, कभी किसी आदमी को बैठ के चर्चा नहीं की, और जिन लोगों को पता है वो भी समझाने की कोशिश नहीं करते कि भाई ये हो रहा है, इसका विरोध करना चाहिए। शिक्षा महंगी भी हो रही है, उसके सिलेबस भी बदल रहे हैं। अब ये बताइए 12th पास बच्चे जाते हैं, बीए में किसको एडमिशन मिलेगा? जो वो नीट और नेट और दूसरे ये एग्ज़ाम ऐसे रख दिए हैं कि यदि आप एमबीबीएस में जाएंगे तो भी कोई, ये सब इस तरह के एग्ज़ाम रख दिए हैं कि भाई वो क्वालिफाई करके ही आप उसमें जा सकते हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, अरे एजुकेशन एक तरफ तो बच्चे को तुम हिंदी एजुकेशन ऐसी दे रहे हो जिसमें बच्चा एक एप्लीकेशन तक लिखना नहीं जानता, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते, और तुम एग्ज़ाम में इंग्लिश मीडियम में भी होता है चाहे हिंदी में भी, तो वहाँ पर वो कैसे क्वालिफाई करेगा? तो हम लोगों ने, हमारे समाज की भी गलती है कि हमारे समाज के आदमी जागृत नहीं है। उन लोगों ने अपना मस्ती है, जो पढ़ लिख गए, वो उन लोगों की ड्यूटी थी कि वो लोग आने वाले समाज को अच्छा रास्ता बताएं, उनको एजुकेट करें। मान लिया सरकार यदि हमारे साथ धोखा कर रही है और हम लोग को इसमें ला रही है, तो हमारे जो पढ़े लिखे समाज के लोग हैं वे तो नीचे के हमारे समाज को पढ़ा सकते हैं, वो आगे उनको बता सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि भाई तुम्हें क्या पढ़ना है। अभी तो हमारे समाज के लोगों को यही नहीं पता कि पढ़ना क्या है, और जो बड़े लोग जो पढ़ लिख करके जो लोग जान गए हैं वे लोग आगे बताने को तैयार नहीं। तो मेरे समाज की भी गलती है, मैं मानता हूँ इस बात को। तो मैं अपने सभी समाज के जो पढ़ा लिखा समृद्ध समाज है उससे भी ये आग्रह करना चाहता हूँ कि भाई तुम समझ लो, और जिस तरह का तुमने माहौल बना लिया है कि भाई हम तो पढ़ गए, हमारे बच्चे पढ़े जा रहे, अरे ये समाज जब तक नहीं पढ़ेगा, तुम्हारे बच्चे के पढ़ने से कोई देश में कोई हमारे दलित समाज का कोई तगमा ख़त्म हो जाएगा। हमें वही चमार कहेंगे, वही हम लोग को दलित कहेंगे जो कहते आ रहे हैं। इसलिए सबका आगे बढ़ना जरूरी है। कोई एक परिवार, जय भगवान जाटव, अब मैं आगे बढ़ गया तो मैं ये समझ लूँ कि मैं तो आगे बढ़ गया तो बाकी समाज बढ़ गया, कुछ नहीं हुआ। जय भगवान जाटव के एक के दो के बढ़ने से कुछ नहीं होगा देश में, जब तक मेरे भाई बहन रिश्तेदार मेरे और सारा समाज, मेरा समाज बराबर नहीं चलेगा, तब तक एक आदमी का बढ़ने का कोई फायदा नहीं। इसलिए राजवीर जी, एक मिनट सर, अभी उसमें ना अभी दो मुद्दे भी हो रहे उसमें, भाई से पूछ लेंगे। देखो एक एक करके सवाल पूछ लेंगे, फिर उनसे पूछ लेंगे, घूम घूम करेंगे, एक आदमी डेढ़ घंटा बोलेगा। राजवीर जी, बहुजन समाज ने, खासकर SC/ST ने देश के संसाधनों पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया है। आवाजें उठने लगी हैं। जंतर मंतर से भी पिछले दिनों दीदी निर्देश ने जमीन की आवाज उठाई है। गोरखपुर में भी जमीन की आवाज उठी है कि SC/ST के लोगों को जमीन दी जाए। एक महीना दलित समाज के पत्रकार भी उस आवाज को उठाने के वजह से बीजेपी सरकार ने जेल में डाला है उनको। आपको क्या लगता है, देश में जो नया जो भूमि सुधार कराना चाहिए जिससे SC/ST के लोगों को जो समृद्ध हो पाए या मुख्य धारा में शामिल हो पाए? देखिए सर, आज़ादी से पहले भी हमारे लोगों को लैंड रखने का कोई राइट नहीं था हमारे लोगों के पास में। पहले जो लोग लैंड, जो ताकतवर लोग थे, अपर कास्ट के लोग, वही लैंड का यूज करते थे। हमारे लोग तो सिर्फ उनके खेतों में बैठ करके मेहनत मजदूरी करते, काम करते थे। जब देश आज़ाद हुआ, देश के अंदर भारतीय संविधान लागू हुआ, संविधान के अनुसार जो लैंड जिन लोगों के कंट्रोल में पहले थी वो आज़ादी के बाद भी उन्हीं के सेम टू सेम उनके कंट्रोल में शिफ्ट कर दी गई, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब देश आज़ाद हुआ तो देश में जिन लोगों के पास भूमि नहीं थी उन लोगों के बीच में समान रूप से भूमि वितरित करनी चाहिए थी। आज जो है आज़ादी को कितने वर्ष हो गए? 1947 में देश आज़ाद हुआ है। आज ये लगभग 76 वर्ष देश की आज़ादी को हो चुके हैं, 76 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। आज भी देश के अंदर जो सरकारी रिकॉर्ड है, सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार देश की 85% लैंड, एग्रीकल्चर लैंड 15% पीपल है इंडिया के जिनके कंट्रोल में है, और बाकी 15% भूमि वो 85% के कंट्रोल में है। जो देश के अंदर जो संसाधनों का, लैंड का जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सोसाइटी के अंदर हो रखा है। देखो, हम आते हैं शेड्यूल कास्ट से, और शेड्यूल कास्ट में हमारी जाति चमार है। हमारे लोग शेड्यूल कास्ट के लोग हो, शेड्यूल ट्राइब के लोग हो, अति पिछड़ी जाति के लोग हो, धोबी है, खट्टी है, धाना का, कोली है, बिंद है, निषाद है, राजभर है, केवट है, मल्लाह, माछी, मछुआ,
ये जितने भी शाक्य सैनिक, कुशवा, मौर्य, पाल, ये छोटी कास्ट के लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा रहते हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था आप देखो तो ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था सिर्फ ये है कि लोग अपने खेतों में काम करते हैं, खेतों में काम करने से अपने पशुपालन करते हैं, पशुपालन से अपने परिवार को चलाते हैं। ऐसे हमारे घर वालों ने भी किया है, ठीक है। उन गाँव में जो हमारे लोग हैं, जो छोटी कास्टों के लोग हैं, वो दूसरे को खेतों में काम करते हैं, जहां पर वे खेत वाले उनका शोषण करते हैं, प्रॉपर मजदूरी उनको नहीं देते, वेजेस नहीं देते, ठीक है, उनको प्रॉपर उनकी मेहनताना नहीं देते, जिस कारण से हमारे लोग अपने राइट का प्रयोग नहीं कर पाते। महिलाओं का शोषण भी होते हैं खेतों में, महिलाओं का शोषण होते हैं, बुजुर्ग भी महिलाओं के कारण बोल नहीं पाते, क्योंकि अगर हम वोटिंग में भी जाते हैं तो वोटिंग में भी हमारे लोग दबाव में रहते हैं उनके, कि अगर ठाकुर साहब ने, जाट साहब ने, गुज्जर साहब ने जो है ये बोल दिया कि वोट वहां डाल तो फिर डालनी है। तो हम ये चाहते हैं कि देश के अंदर सभी लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, सभी के बीच में लैंड का समान रूप से 2 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा, जो भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो करे। जैसे माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर 20 लाख लोगों को पट्टे लोट किए, रेजिडेंशियल प्लॉट लोट किया गया। उस समय पहले इंदिरा गांधी ने पट्टे लोट किए थे, जिनको बाद में जो है पोजीशन नहीं आ पाया, लेकिन पोजीशन बाद में बहन जी ने दिलवाया है। कुल मिलाकर के जमीन बांटी गई, जो गवर्नमेंट लैंड थी वो तो गवर्नमेंट का मैटर था, जो बंजर लैंड थी। हम ये चाहते हैं कि जो उसके अलावा प्राइवेट लैंड है, उस लैंड को भी लोगों के बीच में समान रूप से वितरित किया जाए। और जो लोग जिनके पास जमीन है, भाई वे कहते हैं कि हमारे लोगों के पास में रिजर्वेशन है, हम तो चाहते हैं हम उनको भी रिजर्वेशन बराबर देंगे ना भाई, जितनी पॉपुलेशन में लोग हैं हम उनको उतना रिजर्वेशन दे देते हैं। उसी प्रकार जमीन भी हम लोगों के बीच में बंटनी चाहिए सब। चलिए सुभाष जी, लगातार देश के अंदर आवाज उठ रही है, एक मिनट मैं दोबारा पूछूंगा, इधर ले लो, इधर सुभाष भारती जी, सरकारी स्कूलों की जिस तरीके से स्थिति आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर, और जिस तरह से सरकारी स्कूलों के अंदर शिक्षा का स्तर गिरा है, और देश के अंदर एक समान शिक्षा नीति की आवाजें उठ रही हैं, लगातार बहुत सारे संगठन इसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं, क्या कहना है आपको कि समान शिक्षा नीति होगी तो SC/ST क्या मुख्य धारा में शामिल हो पाएगा? जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है। जब चुनाव में लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, शराब, पैसे बांटे जा सकते हैं तो सबको मुफ्त में शिक्षा क्यों नहीं दिया जा सकता है। जैसे अभी जो सरकार है, ये सरकार हमारे लोगों से शिक्षा छीन लेना चाहती है, शिक्षा से वंचित कर देना चाहती है, इसलिए प्राइवेटीकरण होता जा रहा है, सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है और शिक्षा को महंगा किया जा रहा है, ताकि हमारे लोगों को शिक्षा न मिल सके, हमारे लोग हायर एजुकेशन में जा सके। इसलिए जैसे कुछ राज्यों में सरकारी स्कूल को बंद करके प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया गया है, और जब आने वाले समय में सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, प्राइवेट स्कूलों के जो शिक्षा है वो महंगे हो जाएंगे, और जो अभी जो फ्री में दे रहे हैं, कल को मैं उसको फ्री में जो एजुकेशन दे रहे हैं, कल उसको बंद कर देंगे और फीस लागू कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए हमारे लोग वहाँ शिक्षा नहीं ले पाएंगे। इसलिए जो एजुकेशन है सभी को फ्री में दिया जा सकता है, सरकारें करने वाली हों तो। सर अभी ऐसा कानून पास हुआ है कि जो 16 साल के बच्चे हैं वो कोचिंग क्लास नहीं कर सकते हैं, उसके ऊपर के जो, तो इस पे आपकी क्या राय है, ये सही हुआ है गलत हो रहा है? 16 साल के बच्चों को कोचिंग नहीं ले सकते, 16 साल से नीचे बच्चे को कोचिंग नहीं ले सकते। कोई बात। बाबूजी, लगातार महानगरों के अंदर गरीब परिवारों की जो स्थिति है वो नाजुक होती जा रही है। जो लोग विस्थापित हुए हैं, दूसरे जगह से आके, गांव से आके, कस्बों से आके शहरों में बस गए हैं, नदी के किनारे पे, नालों के किनारे पे, उनको सरकारें उजाड़ रही हैं। दिल्ली के अंदर भी बहुत सारी जो अव्यवस्था, जो कच्ची कॉलोनियाँ थी उनको उजाड़ा गया है, तोड़ा गया है, झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा गया है। ऐसे में लाखों लोग सर्दी में बेघर हो गए हैं। उनके ऊपर आपका क्या कहना है? उनको मालिकाना हक दिया जाना चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट के यहाँ पॉलिसी बनी है, VP सिंह जी और मैं, हम दोनों मिलकर के ये अभियान चला रहे थे कि झुग्गी झोपड़ी को नहीं हटाया जाए। जो गरीब आदमी गांव से यहाँ रोज़गार की तलाश में आए हैं और वो यहाँ रोडें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, बिल्डिंगें तैयार कर रहे हैं, सारा काम इन्हीं के कंधों पर है, ये सब कर रहे हैं। इन आदमियों को इतना, इनके पास धन नहीं है कि वो लोग अपना झुग्गी झोपड़ी जो बना के रहते हैं उनको उठा करके वो कहीं अच्छे मकान में रहें या यहाँ का किराया दे करके रह सके। इसलिए वो लोग जितने भी हैं वो सब झुग्गी झोपड़ियों में, नाले के किनारे या इधर उधर
अपना गुजारा बसर करके यहाँ दिल्ली को बनाने का काम करे। ऐसे बड़े बड़े शहरों में सब जगह पर यही है। अब जहाँ जहाँ गरीबी है, बिहार में गरीबी है, उत्तर प्रदेश में गरीबी है, उड़ीसा में गरीबी है, ऐसे बहुत सी स्टेटें हैं जिनमें गरीबी चरम सीमा पर है। तो वहाँ से मजदूर निकल करके कोई जम्मू कश्मीर जाते हैं मजदूरी करने, कोई लोग पंजाब जाते हैं, कोई दिल्ली आते हैं, बड़े बड़े शहरों में सब लोग जाते हैं और वो वहीं पर रहने ठहरने का अपना ठिकाना बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो यहाँ बने, तो वीपी सिंह जी ने जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं वो सब चले और मैं उनके साथ होता था। सारी खबरें हमारे पास आती तो हम जा कर के वहाँ अड़ते थे और वहाँ पर हम तब तक नहीं गिरने देते थे। हमारी शर्त होती थी कि ये कोई पक्षी तो है नहीं जो पेड़ पे बैठ जाएंगे, ये लोग बीवी बच्चों के साथ यहाँ रहते हैं, आप इनको पहले जगह दीजिए, वहाँ जहाँ इनको भेजना है सहूलियतें दीजिए, क्योंकि सारा देश तुमने लूट लिया है, सब कुछ धन दौलत सब कुछ तुम्हारे पास है, ये लोग मेहनत करके भी नहीं रह सकते तो ये कैसे चलेगा देश। कई बार इसके ऊपर हुआ, झगड़े हुए और वीपी सिंह जी इवन आपको याद हो कि या पुश्ते पर 3 रात को हम लोग वहाँ सोए हैं, लेकिन हमने झुग्गियाँ वहाँ से नहीं उठने दी। यहाँ पर वजीराबाद में भी इस तरह का हुआ, कई दिन वहाँ सोना पड़ा, लेकिन हमने वहाँ बुलडोज़र कभी चलने नहीं दिया। जो होगा हमारे ऊपर बुलडोज़र चलेगा। तो पहले से बना करके ये ज़माना फिर ये बदला गया प्रोग्राम। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और ये इनमें वीपी सिंह जी, देवगौड़ा जी, IK गुजराल साहब और एक हरकिशन सुरजीत जी और इस तरह से 5-6 आदमी ये लोग गए। अटल बिहारी वाजपेयी को कहा कि ये झुग्गी झोपड़ी उजाड़ेंगे तो हम लोग यहीं पर बैठेंगे, इस कोठी हम जाएंगे नहीं, आपकी कोठी के बाहर दरवाजे बैठेंगे। 3 एक्स प्राइम मिनिस्टरों ने वहाँ पर धरना दिया और बताया। तब वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में कि ये कोई भी झुग्गी नहीं हटेगी, ये लोग मजबूरी में हैं, ये हमारी ड्यूटी है इनको पहले बसाना तब देना। लेकिन यहाँ बेईमान लोग हैं, वो सारी सुप्रीम कोर्ट में ये एफिडेविट देने के बाद भी फिर भी झुग्गी तोड़ते हैं। ये अपनी ये बात भूल जाते हैं कि हमने क्या वायदा किया। तो ये लोग जितने ज़्यादातर आ रहे हैं, ये ज़्यादातर इनमें सब छोटे वर्ग के समाज के लोग हैं जो दिल्ली या देश के हर कोने में ये जाते हैं और वहाँ बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन इनको मान सम्मान नहीं है। उसका कारण ये है कि इनको कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, बच्चे परिवार कहीं छोड़ आते हैं तो इनको पूरी देखभाल होती नहीं है। सरकार की कोई ऐसी योजना नहीं है कि जो लोग उजाड़े जा रहे चले आए हैं छोड़ के, तो उनके बच्चों को कहीं पढ़ाने का कोई सिस्टम हो, कोई रेजिडेंशियल स्कूल हो, वहाँ पर ये लोग पढ़े। पैसा अलॉट होता है, विदेशों से धन मंगाया जाता है, कर्ज उठाया जाता है, ये कह के कि हम गरीबों के ये योजनाएं शुरू करेंगे, लेकिन कोई योजना शुरू नहीं होती और पैसा आ जाता है। आज 1,55,000 लाख रुपया एक विदेशी कर्ज हमारे देश के ऊपर हो गया। ये अभी लिया, इसी गवर्नमेंट ने 10 साल में लिया है और गरीबों के उत्थान करने के नाम पे लिया है। कौन से गरीब का कौन सी योजना चली है, कहाँ गया पैसा, कुछ पता नहीं चलता है। तो इस देश में बेईमान और भ्रष्ट आदमी भरे पड़े हैं। इन लोगों ने कभी ये नहीं सोचना, कहते हैं हम लोग ये विकसित देश बनाएंगे। अरे विकसित ऐसे देश में बढ़ेगा, 80 करोड़ आदमियों को तुम अनाज पे सारे हैं, यदि उनको वो अनाज आज रुक जाए तो इसमें 80 करोड़ वो और ऑलरेडी पहले से जो भूखे मर रहे हैं वो लोगों के लिए 2 टाइम की रोटी जुटाना मुश्किल है। आज ये कहते हैं बेईमान गवर्नमेंट है, आंकड़े गलत देती है, कह रहे 25 करोड़ आदमी हमने गरीबी रेखा से ऊपर निकाल दिए। लोगों को 25 करोड़ तो आदमी ऐसे हैं आज की तारीख में जिनको एक टाइम का खाना भी नहीं मिल रहा, और ये कहते हैं हमने 25 करोड़ निकाल दिए। तो ये गवर्नमेंट धोखे में रख करके लोगों को चला रही है और उनका वोट लूट करके चाहते हैं। इन्होंने इस गवर्नमेंट ने 2 वो बना लिए हैं, 2 वर्ग बना दिए, एक अमीर वर्ग रहेगा, एक बिल्कुल गरीब रहेगा। तो अब लोगों को ये तय करना है कि हम लोगों जिनको ये तय किया है कि इनको गरीबी रखना है, अब हम गरीबी रहना चाहते हैं या हम लोग संपन्न वर्ग के साथ मिल के चलना चाहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए, हर तरह से हमें तैयार रहना चाहिए।
आज हमारे लोगों के बीच में मैं अभी बता दूं 2024 में ही क्रांति की संभावनाएं 99% बढ़ी हुई है। ये हालत अभी जो आज मंदिर का इन्होंने वो किया है, प्राण प्रतिष्ठा की है। अब ये प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, बताओ पत्थरों में प्राण डाले जाते हैं। अपने माँ बाप को तो जिंदा नहीं रख सकते, उनको तो 2 टाइम की रोटी नहीं देते। एक पत्थर में SC/ST के लोग सबसे ज्यादा जा रहे हैं और उन्हीं को जातिवाद के नाम पे उनके पैसे वापस दे दिए कि आपके पैसों से प्रसाद में बनाएंगे तो हमारा प्रसाद अपवित्र हो जाएगा। इस पर क्या कहना है? देखिए, ये हमारे लोगों को ये समझना चाहिए कि इनकी मनोभावना क्या है। अब जब इन्होंने एक तय कर दिया, मेरा ये कहना है कि हम लोगों में एजुकेशन नहीं के बराबर है, बहुत कम लोग रह गए हैं और आगे एजुकेशन बिल्कुल ख़त्म करें। जब आदमी को एजुकेशन नहीं मिलेगी तो वो ये फैसला नहीं कर पाएगा क्या सही है क्या गलत है। तो जो एजुकेशन का काम है वो पहला काम है। बाबा साहब का भी पहला नारा, पहला काम यही कहा कि एजुकेट। तो हम लोगों को शिक्षित बनना है। इसके लिए मैंने आप लोगों से भी आग्रह करता हूँ कि आप भी जहाँ भी जाएं, जिस तरह समाज में जाएं, उनको ये ही बात आपको उठानी है कि भाई रोटी मिले ना मिले, एक रोटी कम खाओ, एक टाइम खाओ, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाओ। और इसमें जो मेरे समाज का जो थोड़ा संपन्न वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है, वो लोग भी जागे, उनको अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए और उनको चाहिए कि वो जो हमारा अनपढ़ समाज रह गया है उनको पढ़ाएं। जैसे मेरे हिसाब है कि वो जगह जगह हर गांव में हर एक लेवल पे अंबेडकर पाठशाला खोलें और उनमें बड़ी क्लास के बच्चे की ड्यूटी लगाई कि तुम छोटी क्लास के बच्चे को पढ़ाओ। यदि ये देश में ये हम लोग पढ़ो पढ़ाओ कार्यक्रम अंबेडकर पाठशाला के द्वारा शुरू कर दिया जाए तो हमारा जो उनकी नीयत है कि नहीं पढ़ने देना, और हमने ये तय कर ले, हमने ये कसम उठा ले कि हमने पढ़ना है और हमने अपने समाज को अनपढ़ नहीं रखने देना है, तो ये समस्या सोल्व हो सकती है। लेकिन हमारे लोगों को जो पढ़े लिखे हैं उनको भी ये संकल्प करना पड़ेगा बाबा साहब की तरह से कि हमें अपना 2 घंटे 3 घंटे डेली का समय अपने समाज को देना है और उन बच्चों को पढ़ाना है जो घर बैठे हैं। मैंने तो ये कहा था भाई यदि किताब लेकर के पढ़ाओ जो जिस क्लास का, यदि वो नहीं पढ़ा सकते तो आप 20 अक्षर इंग्लिश के, 20 हिंदी के, या अपनी लैंग्वेज जो जिस स्टेट में जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में टफ वर्ड 20 डेली लिखवाओ इंग्लिश में और 20 हिंदी में। यदि आपने वे बच्चे को याद करा दिए, बच्चा कभी भी नीचे नहीं जाएगा, वो अपने आप पिकअप कर जाएगा। जो हमारे यहाँ जो लैंग्वेज है वो इतनी टफ है कि आप उनको पढ़ने में याद करने में सारी गलतियाँ होती है, इसलिए उसको पढ़ाना, उसको आगे तैयार करना ये समाज की ड्यूटी भी है। क्योंकि सरकार ने तो पढ़ाना नहीं है, उसने तय कर लिया कि भाई आपको नहीं पढ़ाना है, आपको वहीं ले जाना है जहाँ से लाए। इसलिए मेरा इसमें ये कहना है कि हमारे समाज को पढ़ाने की जिम्मेवारी हमारे कंधों पे आ पड़ी है, हमारे समाज के कंधों पे आ पड़ी है। वो हमारे समाज के सब मेरे भाई बहन जो भी मेरी ये बात को सुने वो अपनी जिम्मेवारी समझ करके संकल्प ले कि हम छोटी क्लास के बच्चों को बड़ी क्लास के बच्चों से पढ़वाएंगे, तभी जा कर के हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा। धन्यवाद। राजवीर बोल जी, जो अति पिछड़ी जातियाँ हैं जो उनके अलग से आरक्षण की मांग जो कर रहे हैं और जो अनुसूचित जाति है उनके समान जो सुविधा जो आरक्षण की मांग है उस पर आप क्या कदम उठाया? देखिए, अभी अखिलेशी सरकार से लेकर के योगी सरकार में भी उत्तर प्रदेश की 17 कास्टें हैं, जिसमें बिंद है, निषाद है, केवट है, मल्ला, माची, मछुआ है, कश्यप है, कहार है। ये जो लोग 17 कास्ट है जिनकी पॉपुलेशन 14% है उत्तर प्रदेश के अंदर, उनको शेड्यूल कास्ट में डालने का प्रस्ताव सरकार ने डाला था, अखिलेश सरकार ने। उसके बाद वो रोक दिया गया, फिर योगी सरकार ने डाला, हाई कोर्ट ने जाकर उस पर रोक लगा दी गई है। वे कह रहे हैं कि हम आपको शेड्यूल कास्ट में डालेंगे। ऑलरेडी शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन है वो फुलफिल तो होता नहीं, ठीक है, ऑलरेडी उसमें तो हमारे तो सफिशिएंट वो है नहीं। हम ये चाहते हैं कि जो अति पिछड़ी जाति के जो लोग हैं, क्योंकि पिछड़ी जाति की जनसंख्या देश के अनुसार मंडल कमीशन के अनुसार 52% है, 52% जनसंख्या है, जिसमें से 27% रिजर्वेशन उनको मिला हुआ है। अब उसमें समस्या ये आती है कि पिछड़ी जाति के अंदर 2 तरह की जातियाँ हैं, एक अगड़ी जाति है, एक पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति है। जो अगड़ी जातियों में जो जाट, गुज्जर, यादव आते हैं, जो लैंडलॉर्ड आदमी है, जो संसाधन संपन्न लोग हैं,
उनके पास में अच्छे संसाधन होने के कारण वे अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देते हैं, अच्छी कोचिंग कराते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, जिस कारण से जो 27% रिजर्वेशन है उसको वे कैप्चर कर लेते हैं। जो अति पिछड़ा समाज बचता है, शैनी है, कुमार है, बिंद है, निषाद है, राजभर है, केवट है, मल्ला, माछी, मछुआ जो है, ये जो लोग हैं इनके पास संसाधन नहीं है। इनकी भी सामाजिक और आर्थिक स्थिति हमारे लोगों की समान है, शेड्यूल कास्ट के लोगों की तरह। हम ये चाहते हैं कि इन लोगों को जो 14% की पॉपुलेशन में ये लोग हैं और इसमें अगर 5 कास्टें मिला दी जाए, साक्य, सैनी, कुशवाहा, मौर्य, पाल, बघेल, ये भी हमारे विचार के लोग हैं, बहुजन मूवमेंट के लोग हैं, तो इनकी पॉपुलेशन बन जाती है 20 से 22%। हम ये चाहते हैं कि जो ये लोग, ये जो कास्ट 20 कास्ट होती हैं, तो इन 20 कास्टों के लोगों को 10 इनका 20% रिजर्वेशन को सेपरेट दिया जाए। देखो पहले क्या था, पहले ये था कि सीलिंग लगा दी गई थी 50% से रिजर्वेशन ऊपर नहीं होगा, लेकिन अब मोदी सरकार ने अपने लोगों को, जनरल वाले जो जनसंख्या में 15% लोग हैं, 15% लोग हैं, उन्होंने EWS के नाम पर 10% कोटा दे दिया। अब सीलिंग जो थी 50% की वो क्रॉस हो गई, 60% रिजर्वेशन टोटल हो गया, अब 40% जनरल बचा रिजर्वेशन। अब हम ये चाहते हैं जब वहाँ पर सीलिंग टूट चुकी है, तो जो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री अपने आप को पिछड़ी जाति का बताते हैं, तो जो इस देश का जो अति पिछड़ा समुदाय है, जो जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है, सामाजिक स्थिति खराब है, क्या उसके लिए मोदी जी उसको रिजर्वेशन नहीं दे सकते? देना चाहिए। अगर वो नहीं देंगे तो भविष्य में जब भी बहुजनों की सरकार आएगी तो बहुजनों की सरकार उनको 20% रिजर्वेशन देने का काम करेगी। ये मांग हमारी हमेशा रहेगी और हमने इसकी शुरुआत आज 22 जनवरी 2024 से शुरू कर दी है। जो हमारे मुद्दे बाबूजी बता रहे हैं, हम बता रहे हैं मुद्दे, उन मुद्दों की हमने आज से शुरुआत कर दी है और हम इन मुद्दों पर कंटिन्यूसली काम करेंगे ताकि जो अति पिछड़ा समुदाय है उसको वैरायटी मिल सके। क्या हुआ, देश के अंदर अब तक सिनेरियो बनाया गया है, जो शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है उसके अंदर हमारा जो वाल्मीकि भाई है, खट्टी है, धोबी है, धाना का, कोली है, पासी है, उसके मेंटलिटी ये बना दी गई है मनुवादी के द्वारा, हिंदुवादी लोगों के द्वारा, कि आपका रिजर्वेशन सारा शेड्यूल कास्ट में चमा डाटा उठा गया। और जो अति पिछड़ी जाति के जो लोग हैं उनको ये बता दिया गया कि अंबेडकर आपको कुछ नहीं देगा संविधान में, सारा का सारा इन्हें शेड्यूल कास्ट के लोगों को चमन को दे गया। जबकि उनके लिए भी संविधान के अंदर 340 आर्टिकल दे रखा है, जिसमें सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी है कि वो अति पिछड़ी जाति के लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का एनालिसिस करे, उसके बाद रिपोर्ट सबमिट करने के बाद में जो भी उनके लोग फैसिलिटी दे सकते हैं वो दे सकती है। ये बाबा साहब का दिया संविधान में आर्टिकल है। लेकिन ये सरकारें नहीं चाहती कि अति पिछड़े समुदाय अगर बढ़ गया, क्योंकि आज की डेट में जो बीजेपी की ताकत है वो SC नहीं है। शेड्यूल कास्ट का बंदा कोई बीजेपी को वोट नहीं देता, शेड्यूल ट्राइब का बंदा कोई बीजेपी वोट नहीं देता। जो आज की डेट में जो उनकी ताकत है वो है अति पिछड़ा और पिछड़ा, क्योंकि वो समझदार नहीं है, उसके पास शिक्षा नहीं है, समझदार नहीं है। वे चाहते कि अगर ये समुदाय बढ़ गया आगे, अति पिछड़ी जाति के लोग, उनको राइट मिल गए, अधिकार मिल गए, उनको आरक्षण मिल गया, उनके लोग पढ़ने लगेंगे, नौकरी में जाने लगेंगे, तो वो भी हमारे SC के लोगों की तरह समझदार हो जाएंगे, तो वे भी फाइटिंग करने लगेंगे। तो फिर इनके बहकावे में, जैसे राम मंदिर का मुद्दा है, हिंदू धर्म का मुद्दा है, इन मुद्दों में फंस करके वो वोट नहीं देंगे और फिर ये लोग सत्ता में कभी नहीं आएंगे। फिर यहाँ पर बहुजनों का ही राज होगा। सर, खटीकों की शिकायत रहती है कि भारत के अंदर 14 राज्य हैं जहाँ पर उन्हें SC का दर्जा दिया गया, लेकिन 14 राज्य जो उसमें उन्हें OBC में डाला गया। देखो ये सबका क्या है कि इन लोगों की भी चाल है, ये लोग इकट्ठे ना हो सके, इनमें आपस में डिस्टर्बेंस रहे। जबकि खटीक जो है, खटीकों का जो व्यवसाय है वो शेड्यूल कास्ट का व्यवसाय है। जो लोग जो मीट वगैरह काटने वगैरह, बकरे वगैरह काटने काम करते थे वो शेड्यूल कास्ट के लोग। लेकिन इन लोगों ने चाल खेल करके, जैसे मोदी जी है, मोदी जी वहाँ से जो मोदी जी की कास्ट है वहाँ जनरल में आती थी, इन्होंने गुजरात में OBC में डलवा दी, हम अब पिछड़े बन गए। तो इन लोगों ने, क्योंकि आज तक जिन भी जो भी स्टेट है उन स्टेटों पर सेंट्रल गवर्नमेंट में आज तक इन हिंदुवादी लोगों की सरकार रही है, प्रकाश के लोगों की सरकार रही है। उन्होंने नहीं चाहा कि निचले के लोग जो है जातिगत तरीके से इकट्ठे हो सके, उनको कहीं जनरल में, कहीं OBC में डाल दिया, कोई उन्हें SC में करते, कभी ST में डाल दिया, ऐसे तोड़ मरोड़ कर काम खिलाफ किया हुआ है। तो हमारे जो सांसद है वो जो SC समुदाय से चुनकर जाते हैं वो उसके लिए आवाज क्यों नहीं उठाते? देखिए कि क्या है कि देखो पहले क्या था देश के अंदर, जब तक दल बदल कानून लागू नहीं था तब सांसद जो है इधर उधर शिफ्ट कर जाते थे। लेकिन इन्होंने दल बदल कानून का लागू करने के बाद में इन्होंने शिफ्ट कर दिया कि जो सांसद MLA जिस पार्टी से जीत कर जाएगा वो उसी की बात करेगा। अब जो लोग वहां पर जीत कर गए हैं, हमारे 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब दोनों के, वो अपनी पार्टी के गुलाम है। जैसी गाइडलाइन उनको पार्टी की तरफ से मिलती है उसको फॉलो करते हैं। वो समाज के रिप्रेजेंटेटिव बनकर गए थे, लेकिन समाज का कोई काम नहीं कर रहे हो। सर, एडवोकेट शैलेंद्र जी, आज 22 तारीख है, आज क्या खास है बहुजनों के लिए जो आप लोग यानी एक प्रेस वार्ता रखे? देखिए, आज की प्रेस वार्ता में सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज ऐतिहासिक दिन है। 22 जनवरी 1949 को बाबा साहब ने जो दलित शोषित समाज जो हाशिए पे था, उनके लिए बाबा साहब ने आज ही प्रियम्बल तैयार करके भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को दी थी। तो इस वजह से आज भारतीय राजनीति का ये ऐतिहासिक क्षण है। तो मैं आप सब
लोगों को और आपके दर्शकों को भी इस ऐतिहासिक तारीख की मुबारकबाद देना चाहता हूँ।